आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक परसेंट ऑफ यील्ड वाला। तो अभी हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज टॉपिक करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परसेंट ऑफ यील्ड मालूम करने का वो लास्ट टॉपिक भी कर लेंगे। तो आज मैंने कहा कि लेक्चर नंबर 6 में हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये फैसला होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसे। पहले हम ये टॉपिक करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सुने, आपने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर 1 मोल हो, यानी 1 मोल अगर सोडियम है तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अगर 1 मोल पोटाशियम है तो भी इतने ही एटम होंगे। अगर 1 मोल मैग्नीशियम है तो भी इतने ही एटम होंगे। अगर 1 मोल आयरन है तो भी इतने ही एटम होंगे। अच्छा, अगर 2 मोल हो तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 10 मोल सोडियम में 10 मोल पोटाशियम, 10 मोल मैग्नीशियम, 10 मोल आयरन, क्या एटमों की तादाद सेम होगी? आपने कहा सेम होगी। यानी अगर मैं इसको 10 कर दूं सबको तो ये 24 हो जाएगा। बस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इससे क्या मालूम हुआ आपको? आपको मालूम हो गया कि चीजों के अगर मोल बराबर हो तो एटमों, या अगर वो चीज मॉलिक्यूलों की बनी हुई है तो मॉलिक्यूलों की तादाद हमेशा सेम। एटमों या मॉलिक्यूल अगर मोल सेम हो तो। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं यूं पूछूं कि क्या 10 ग्राम सोडियम, 10 ग्राम पोटाशियम, 10 ग्राम मैग्नीशियम, 10 ग्राम आयरन, क्या इनमें एटम सेम होंगे? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके मोल सेम नहीं। मोल सेम क्यों नहीं है? मोल मालूम करने का फॉर्मूला आपको बताया था कि मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। यानी इसका मोलर मास होता है 23, इसका होता है पोटेशियम का 39, मैग्नीशियम का होता है 24, आयरन का होता है 56। क्या इन सबके जवाब एक जैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर मोल सेम नहीं होंगे। जब मोल सेम नहीं होंगे तो एटमों की तादाद सेम नहीं होगी। तो बात ये तय हो गई कि चीजों के अगर ग्राम बराबर हो तो एटमों या मॉलिक्यूल की तादाद सेम नहीं होती है। हाँ, चीजों के मोल बराबर हो तो एटमों या मॉलिक्यूल की तादाद सेम होती है, अगर मोल बराबर हो। ग्राम में बराबर होने से कुछ नहीं होता। अगर आप बाजार से 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं और 10 ग्राम सिल्वर खरीदते हैं, 10 ग्राम आयरन खरीदते हैं, क्या आपने एटमों की तादाद सेम खरीदी है? नहीं। हाँ, अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि आप अगर बाजार से 10 मोल गोल्ड खरीदते हैं, 10 मोल सिल्वर खरीदते हैं, 10 मोल आयरन खरीदते हैं, तब तो एटमों की तादाद सेम होगी। चलिए, इस पूरी बात से आपको ये बात मालूम हो गई कि चीजों के अगर ग्राम बराबर हो तो एटमों या मॉलिक्यूलों की तादाद बराबर नहीं होती।
इस बात को आप यूं समझें कि अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लूं और 100 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड लूं, क्या दोनों में मॉलिक्यूलों की तादाद सेम होगी? आपने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके मोल डिफरेंट है। मोल डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनके मोलर मास डिफरेंट है। इसका है 56, इसका है 44। जब 100 को डिवाइड करेंगे 56 से, जब 100 को डिवाइड करेंगे 56 से तो ये आ जाएगा 1.785 मोल। और अगर 100 को डिवाइड करेंगे 44 से तो ये आ जाएगा 2.27 मोल। दोनों के मोल बराबर नहीं, दोनों के मोल बराबर नहीं है, यानी दोनों के मॉलिक्यूल बराबर नहीं। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल कम होंगे और इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। अब आप जानते हैं कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आपके ख्याल में अगर 100 ग्राम ले, 100 ग्राम ये ले, तो क्या ये 200 ग्राम बनेगा? आपने कहा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब चीजें रिएक्ट करती हैं तो ऐसा नहीं होता कि इसका 1 ग्राम इसके 1 ग्राम से मिले, इसके 2 ग्राम इसके 2 ग्राम से मिले, इसके 100 ग्राम इसके 100 ग्राम से मिले। ऐसा नहीं होता। इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से मिलता है और मॉलिक्यूल दोनों के बराबर नहीं है। इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। सपोज इसमें 900 मॉलिक्यूल है और इसमें 1000 है। सपोज अब होगा क्या कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनाएंगे, इसके 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनाएंगे, इसके 900 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनाएंगे। इसके तो 100 मॉलिक्यूल बच जाएंगे, वो तो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो ये 200 ग्राम कैसे बनेगा? ये तो बच जाएगा। अच्छा, अगर मैंने ये 100 ग्राम लिया है, अगर मैं ये 120 ग्राम ले लूं, क्या ये ज्यादा बन जाएगा? आपने कहा नहीं, ये तो बच रहा था और बच जाएगा। मैं अगर ये बढ़ाकर 150 ग्राम ले लूं, क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो बच रहा है, ये और बच जाएगा। हाँ, ये बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट तो ये भी है, रिएक्टेंट तो ये भी है। ये वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन की लिमिट बता रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो बच रहा है वो नहीं बता रहा, वो तो बच रहा है। तो ये बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन की लिमिट बताए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और ये भी याद रखें, रिएक्शन के दौरान वो पहले कंज्यूम हो जाता है। जो बच जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसके जरिए कम प्रोडक्ट बनता है, जिसके जरिए कम प्रोडक्ट बनता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। इसकी मिसाल हम इस तरह भी देते हैं कि अगर फर्ज करें 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी डिसॉल्व करें तो 150 ग्राम 150 ग्राम शरबत बन जाएगा। 100 ग्राम पानी में अगर 50 ग्राम चीनी डिसॉल्व होती हो तो 150 ग्राम शरबत बन जाएगा। लेकिन अगर हम 100 ग्राम पानी में बजाय 50 ग्राम के 500 ग्राम चीनी डालते हैं, क्या 600 ग्राम शरबत बनेगा? नहीं बनेगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। चीनी 500 नहीं 600 डाल दें, क्या शरबत ज्यादा बन जाएगा? नहीं बनेगा, वो डिसॉल्व हो तो बच रहा है। हाँ, पानी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो फिर उसमें पानी जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आमतौर पर जो चीज कम होती है वही पहले खत्म होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी भी नहीं है।
आमतौर पर जो चीज कम होती है वो पहले कंज्यूम होती है, लेकिन जरूरी नहीं। कम वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, जो पहले कंज्यूम हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक आखिरी एक मिसाल और देता हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एग्जाम्पल और देता हूं। फर्ज करें हमारे पास 20 पेन है और 30 पेंसिल है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेट बनाएं, सेट में एक पेन और एक पेंसिल, एक सेट हो गया, एक पेन एक पेंसिल, एक पेन एक पेंसिल, कितने सेट बनेंगे? आपने कहा 20 सेट बनेंगे, 20 सेट बनेंगे। अच्छा, अगर मैं पेंसिल 40 कर दूं, क्या सेट ज्यादा बन जाएंगे? आपने कहा नहीं। पेंसिल 50 कर दूं, क्या सेट ज्यादा बन जाएंगे? आपने कहा नहीं, वो तो बच रहा है ना। तो पेन इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आमतौर पर जो चीज कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, वही पहले कंज्यूम होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। वो इस बात पर भी डिपेंड करता है चीजें किस रेशियो से रिएक्ट कर रही हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम यूं समझें कि फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि सेट बनाएं, सेट में एक पेन और दो पेंसिल रखें, एक पेन दो पेंसिल, एक पेन दो पेंसिल। अब सेट कितने बनेंगे? आपने कहा 15 बनेंगे। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो मैंने ये नहीं कहा कि जो चीज कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, मैंने कहा जो पहले कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसके जरिए कम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। याद रखें इनके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अभी हमने स्टोइचियोमेट्री के पढ़े थे। बस फर्क यह है कि उसमें ऐसा होता था कि रिएक्टेंट में से किसी एक चीज का मास देके प्रोडक्ट का पूछते थे। अब ऐसा होगा कि अगर दो रिएक्टेंट हो तो दोनों का मास गिवन हो, तीन रिएक्टेंट हो तो तीनों का मास गिवन हो। जरूरी नहीं वो एक जैसा हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप समझ जाना लिमिटिंग का सवाल है। अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों का मास गिवन हो, तीन रिएक्टेंट हो और तीनों का मास गिवन हो, और प्रोडक्ट का में से किसी एक का पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। मैंने बार बार कह दिया लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम प्रोडक्ट बनाए, जो कम प्रोडक्ट बनाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। चलिए इसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सवाल लिखें, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 obtained by 100 grams of each calcium oxide and carbon dioxide। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, जैसे मैंने कहा सेम जरूरी नहीं है सेम। चलिए डेटा बनाएं। अच्छा, बैलेंस इक्वेशन इसमें गिवन होती है। बैलेंस इक्वेशन जैसे कि स्टोइचियोमेट्री में मैंने कहा था, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 100 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम और मास ऑफ CaCO3 फाइंड आउट करना है। पहला काम इनको मोल में कन्वर्ट करें 56 से, और इसको 44 से डिवाइड करें। अभी किया था हमने, 100 को 56 से डिवाइड किया था, क्या आया था आंसर? 1.785 1.785 मोल, और ये कितना आ गया था? 2.2
100 को 44 से डिवाइड किया था, 2.27 मोल। अब देखिए दो रिएक्टेंट हैं और दोनों के मास गिवन हैं, तो आप समझ गए कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। अब आप क्या करेंगे, पहले इससे इसके मोल निकालेंगे, फिर इससे इसके मोल निकालेंगे, जिससे कम आए वही चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी और वही इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए 1 मोल से ये बन रहा है 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CaCO3, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है कितना, 1.785 मोल, 1.785 मोल्स ऑफ CaCO3 बाय कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CaCO3, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है सवाल में, 2.27 से बनेगा। अब आपके CaCO3 बाय, अब आपकी बात समझ में आ गई कि इन दोनों में कम किससे बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखें, सिंस लीस्ट मोल्स ऑफ CaCO3 obtained by calcium oxide, hence it is limiting reactant, and और जो कम होता है वही आंसर होता है, and moles of CaCO3 obtained कितना मोल, जो कम बने, और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.785 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, क्यों 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 100 इसका मोलर मास है, 40 प्लस 12 प्लस 48 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 178.5 ग्राम ऑफ CaCO3। चलिए, इतनी सी बात थी। मैं कह रहा हूं दोनों से मोल निकालें, जिससे कम आ जाए वो चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कम आए, और फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां से आ जाता है ग्राम। बता चुका हूं पहले, ठीक। और करते हैं इसके न्यूमेरिकल। एक ये सेल्फ असेसमेंट में सवाल दिया हुआ है, आप निकालें पेज नंबर 15, निकालें पेज नंबर 15, सेल्फ असेसमेंट का सवाल निकालें। कह रहे हैं कि एक इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि रिएक्ट करवाया किसको, मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है 28.8 ग्राम, और
मास ऑफ स्टीम यानी वाटर वो दिया हुआ है 14.4 ग्राम, और ये इक्वेशन दी हुई है, और मास पूछ रहे हैं हाइड्रोजन गैस, और इक्वेशन ये दी हुई है H2O CO3H2। कह रहे हैं इसमें कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन का मास कितना बनेगा। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पर ये सेल्फ असेसमेंट का सवाल है। अब आप देखें, जब ये 28.8 ग्राम है, पहला काम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके मोलर मास से डिवाइड कर दें। मीथेन का 12 और 416 से डिवाइड कर दें। स्टीम मतलब वाटर, यानी 18 इसका मोलर मास होता है। तो 28.8 इसको डिवाइड कर दें 16 से, तो ये आ गया 1.8 मोल। 1.8 मोल। अच्छा जी, 14.4 इसको डिवाइड कर दें 18 से, 0.8 मोल। ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे स्टिशियोमेट्री में करते हैं, क्या कि इसके 1 मोल से ये बन रहा है 3 मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। और हमारे पास मीथेन है कितना, 1.8। तो 1.8 से कितना बनेगा, 3 इंटू 1.8। 1 मोल से बन रहा है 3 मोल, तो 1.8 से कितना बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मीथेन। मीथेन से बनना है। बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल वाटर से ये कितना बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ, और हमारे पास वाटर कितना है, 0.8। तो 0.8 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स 3 इंटू 0.8, यानी 2.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय वाटर। अब एक तो ये आ गया आंसर, और एक ये आ गया। अब इन दोनों में कम कौन सा है, 2.4। 2.4 कम, और वो किससे बन रहा है, वाटर से। तो जिससे कम बने वो चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, और वही आंसर होता है। अब मैंने क्या कहा, क्या कहेंगे हम, सिंस लीस्ट अमाउंट ऑफ hydrogen, least amount of hydrogen is obtained by water, hence it is limiting reactant, hence it is water limiting reactant हो गया। and number of moles of hydrogen obtained are, number of moles of hydrogen are 2, जो कम बने वो आंसर हो। और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन, क्या करेंगे, 2.442 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
सही है, बात समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं जिससे कम बने वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और जो कम बने वही आंसर होता है। उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन का 2 होता है तो क्लियर हो गया। एक और करा दो, एक और करें। एक और करना है। कॉपी पेन आपने निकाला हुआ है, क्वेश्चन लिखें, एक लास्ट और करना। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन ऑक्साइड obtained by oxidation of 100 gram of iron by 150 gram of oxygen. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बैलेंस इक्वेशन गिवन। अब आप पहली तो बात समझ गए कि दोनों का मास गिवन है, तो आप समझ जाएंगे कि लिमिटिंग रिलेटिव का सवाल है। इसे इसमें एक चीज और भी मालूम कर लें, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट मालूम कर लें। मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। चले सवाल लिख लिया आपने, दोबारा बोल देता हूं। 100 ग्राम आयरन है, 150 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कितना आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, ये सवाल है। आपको मैंने कहा अगर दो रिएक्टेंट हो और दोनों का मास गिवन हो तो आप समझ जाना कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। तो सबसे पहले आप डेटा बनाएं, मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 150 ग्राम, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड मालूम करना है। सबसे पहला काम इनके मोल बनाना। मोल कैसे बनाते हैं, 100 को डिवाइड कर दें 56 से, ये 150 को डिवाइड कर दें 32 से। सही है जी, 100 डिवाइडेड बाय 56, 56 इसका एटॉमिक मास होता है आयरन का, ये आ गया 1.785 मोल। फिर 150 को डिवाइड कर दें 32 से, ये आ गया 4.68 मोल। ठीक, ये तो बात समझ आ गई आपके। अब इस इक्वेशन के लिहाज से देखें क्या कि जब ये 4 मोल है तो ये 2 मोल बन रहा है। 4 मोल ऑफ आयरन फॉर्म्स 2 moles of iron oxide Fe2। एक से क्या होगा, 1 मोल से 2/4, ये नीचे आ जाता है जब एक मालूम करते हैं। पर हमारे पास आयरन कितना है 1.785 मोल, तो 2/4 इंटू 1.785 ऐसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.785 और इसको डिवाइड कर दें 4 से, तो ये आ गया 0.89 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय आयरन।
ये अब ऑक्सीजन से निकाल लें, क्या नजर आ रहा है आपको? 3 मोल, ये मोल ये होते हैं जो शुरू में लिखे होते हैं, ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये नजर आ रहा है, 3 से 2 बन रहा है। तो फिर 1 से कितना बनेगा? 2/3। और हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? 4.68 मोल। 4.68 तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 4.68 डिवाइडेड बाय 3.12 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब आपके दोनों को देख के बात समझ में आ गई कि कम किससे बन रहा है? आयरन से। तो आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। वो जो सेंटेंस मैंने लिखवाया, क्या? सिंस least amount of iron oxide obtained by least amount of iron oxide obtained by iron, hence it is limiting reactant, and moles of iron oxide obtained, moles of iron oxide obtained कितना? 0.89 मोल। आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और जो कम होता है मैंने कहा वो आंसर होता है। और मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2 प्लस 16 3 जा, चले ऐसे कर लेंगे 112 और 48 160। कैलकुलेशन देख लिया करेंगे, कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो उसको सही कर लिया करें, असल बात है इसका स्टेप समझिए। 0.89 मल्टीप्लाई बाय 160 तो ये आ गया 142.4 142.4 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, 142 ग्राम ऑफ आयरन, सॉरी आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और मजीद प्रैक्टिस करें। बुक में भी असाइनमेंट में दिए हुए हैं सवाल। असाइनमेंट में इसका जो नजर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, उसको आप ट्राई कर लें। ठीक है, बस अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो है परसेंट ऑफ यील्ड 1। पुराने पेपरों में इसके काफ़ी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, पुरानी बुक में ये टॉपिक था, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें, आप कहेंगे तो और करा देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है परसेंट ऑफ यील्ड 1। ठीक है, थैंक यू।